नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 10 बातचीत की कला के आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न करेंगे। पिछली वीडियो में हम इसी पाठ के पहले भाग में संधि व उसके भेदों के विषय में जान चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख लें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। तो ये जो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनकी संधि करनी है। ठीक है, जैसे ये है पुस्तक धन आल्य, तो इसका क्या बनेगा? इसकी संधि क्या होगी? पुस्तकालय। ठीक है। उपाध्यक्ष, उप धन अध्यक्ष, जैसे ये पुस्तक में इस क में अंतिम में अ जुड़ा हुआ है, अ स्वर, और इसका आ, इन दोनों को मिलने से क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो पुस्तकालय। उसी तरह से उपाध्यक्ष उप धन अध्यक्ष। ठीक है। राजऋषि, राजर्षि, तो इसका क्या बनेगा? राजा जमा ऋषि, तो राजऋषि बन जाएगा। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव, आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ की मात्रा बन जाएगी। इसका अ और इसका ऊ दोनों मिलकर महोत्सव। उमेश, इसमें क्या है? उमा जमा ईश या उमा धन ईश, यानी कि इस आ और ई मिलकर ए की मात्रा बन रही है। जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उमा जमा ईश। भानुदय, इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद क्या होगा इसका? भानु धन उदय। सदा धन एव, सदैव, इसका आ और ए मिलकर क्या बनेंगे? ए की मात्रा बन जाएगी। उसी तरह से जैसे ये भानुदय का था, ऊ, छोटा ऊ और इधर का छोटा ऊ, बड़ा ऊ बनता है ना। देखिए भानु, इसका छोटा ऊ और इसका ऊ दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा ऊ, तो भानुदय। और जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? भानु धन उदय, सदा धन एव सदैव। निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में उचित विशेषण भरकर उसका भेद लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं, पहले हमें ये खाली स्थान भरना है और फिर हमें भेद भी बताना है कि ये विशेषण का कौन सा भेद है। विशेषण आपको पता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। राम डैश दूध पीता है, गरम दूध पीता है। इसकी जगह हम ठंडा भी लिख सकते थे, तो दूध की विशेषता क्या है कि वो गरम है। या अगर हम ठंडा लिखते तो दूध की विशेषता क्या है कि वो ठंडा है। तो ये कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक। ये उसका गुण है कि गरम है, गरम, ठंडा, मीठा, कड़वा, ये सभी क्या है? किसी वस्तु के गुण होते हैं। ठीक है। तो राम गरम दूध पीता है, तो गरम क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। अगला वाक्य देखते हैं। उसने कक्षा में डैश स्थान प्राप्त किया है, प्रथम। अगर हम लिखते द्वितीय तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण, जहाँ पे जैसे पहला, दूसरा, पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो हमें संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अगला वाक्य देखते हैं। मेरी कक्षा में डैश विद्यार्थी हैं, 20, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। हम उन विद्यार्थियों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर संख्या आ जाएगी। मेरा घर डैश दिशा में है,
पूर्व, पूरब, चाहे कुछ भी लिखें यहाँ पे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जितनी भी दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मेरा घर पूर्व दिशा में है, तो ये क्या है उसका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। डैश कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए। कुछ, अब ये भी वैसे संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के भी दो उपभेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित जिसमें हमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जिसे हम सही से गिन सकें, ठीक है, वहाँ पे होगा निश्चित संख्यावाचक। और जहाँ पर हमें संख्या का अनिश्चित बोध हो, जहाँ पे निश्चित ना हो संख्या, जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, ठीक है, कि बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं, आकाश में बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते, बस हमें पता है कि बहुत सारे, संख्या में वो बहुत सारे हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए, तो यहाँ पे कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उचित प्रविशेषण द्वारा पूरा कीजिए। अब प्रविशेषण ये सभी हम अपने पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा क्या है? विशेषण हो गया। राम की विशेषता है कि वो अच्छा है। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए हमने ये बनाया कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है, लेकिन अगर हम अच्छा के आगे यहाँ पर हम बहुत लगा दें, देखिए राम की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, लेकिन अगर हम अच्छा के आगे, विशेषण के आगे भी हम बहुत लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। जो विशेषता की भी विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण, ठीक है। जैसे वह लड़का डैश परिश्रमी है, वह लड़का परिश्रमी है। अब लड़के की विशेषता क्या है कि वो परिश्रमी है, लेकिन अगर हमने उसके आगे बहुत लगा दिया तो ये क्या है? प्रविशेषण, कि बहुत परिश्रमी है, ठीक है। तुम डैश भोले हो, तुम बड़े भोले हो। मैं अब डैश स्वस्थ हूँ, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पानी डैश ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। वैसे तो पानी की विशेषता क्या है कि वो ठंडा है, लेकिन बहुत लग गया उसके आगे तो वो प्रविशेषण हो गया। ठंडे की विशेषता भी क्या है कि वो बहुत ठंडा है, ठीक है। तो ये है प्रविशेषण के उदाहरण। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। गर्मी में डैश पदार्थ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे कोष्टक में दिया गया ठोस, तो ठोस का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? तरल। डैश परीक्षा में मैं प्रथम आऊँगा। विगत, विगत का विलोम क्या होगा? अगली। आजकल भारत गेहूं का डैश कर रहा है। आयात, आयात का विलोम निर्यात। अपने डैश से मिलकर आ रहा हूँ। अग्रज, इसका विलोम होगा अनुज। डैश ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है। कोष्टक में दिया गया उष्ण, और उष्ण का विलोम क्या होगा? शीत, ठीक है। देखिए, ठोस का तरल, विगत का अगली, आयात निर्यात, अग्रज अनुज। अग्रज जो आपसे बड़ा है, अनुज जो आपसे छोटा है, ठीक है। उष्ण शीत। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले अंश का कारक लिखिए। ये जो मोटे काले अंश दिए गए हैं हमें उनका कारक बताना है कि कौन सा कारक है। कारक आपको पता है कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ठीक है। ये सभी क्या है? कारक।
ठीक है। तो हमें बताना है कि माँ ने बेटे को समझाया। अब बेटे को, ये कौन सा कारक का उदाहरण है? यहाँ पर दिया गया है कर्म कारक का। अब माँ क्या है इसमें? कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को यानी कि बेटे को समझाया। ठीक है, तो कर्म कारक। दिव्या रमा से अच्छा गाती है। रमा से, अब यहाँ पे तुलना की गई है कि दिव्या जो है वो रमा से अच्छा गाती है। जहाँ पर भी तुलना आए, तुलना की जाए जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है। ठहरो, उस तरफ खतरा है। तो वहाँ पर संबोधन कारक का ये उदाहरण है, जहाँ पर संज्ञा को पुकारा जाए। ठीक है, जैसे रुको, अरे, ठहरो, तो वहाँ पर क्या होगा? संबोधन कारक। मैंने राधा को पुस्तक दी। राधा को पुस्तक दी। अब यहाँ पर किसी के लिए, जब किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, किसी के लिए कोई क्रिया की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक। गिलास मेज पर रख दो। गिलास मेज पर रख दो, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक, जहाँ पर क्रिया करने का स्थान या आधार मिले। ठीक है, जहाँ पर क्रिया करने का स्थान या आधार मिले, वहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह क्या है? में, पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए अव्यय शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये अव्यय दिए गए हैं, अव्यय शब्द, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तुमने मना किया था डैश मैं नहीं आया। इसलिए, कि तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। पिता डैश पुत्र घूमने जा रहे हैं। पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। पेट्रोल डैश कार नहीं चल सकती। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। खूब मन लगाकर पढ़ो डैश कक्षा में प्रथम आओ। ताकि कक्षा में प्रथम आओ। स्कूल डैश ही राजू का घर है। स्कूल के पास ही राजू का घर है। अगला प्रश्न, आओ लिखें। मूर्तिकला सीखने के बारे में अलका और आभा के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें उन दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई, जो भी वार्तालाप हुई, उसका हमें संवाद के रूप में यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या उनके बातचीत हुई। ठीक है। अलका, अरे आभा कैसी हो और कहाँ से आ रही हो? अलका ने आभा से प्रश्न पूछा। फिर आभा उत्तर देती है, मैं ठीक हूँ और मूर्तिकला केंद्र से आ रही हूँ। अलका कहती है, मूर्तिकला केंद्र क्यों? आभा, मैंने कल से ही मूर्तिकला सीखना शुरू किया है। मूर्तिकला पता है आपको, जहाँ पर मूर्तियाँ बनाने की कला सिखाई जाती है। ठीक है। अलका, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे क्यों नहीं बताया? आभा, क्या तुम भी मूर्तिकला सीखना चाहती हो? फिर अलका कहती है, हाँ, इसमें मेरी बहुत रुचि है। आभा, तो ठीक है, कल से तुम भी मेरे साथ चलना। फिर अलका कहती है, हाँ ज़रूर चलूँगी। आभा, पर एक बार अपने माता पिता से इस विषय में बात कर लेना। अलका, ठीक है। फिर आभा कहती है, ठीक है, कल सुबह तुम मुझे बता देना। अलका, हाँ ठीक है। आभा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर अलका और आभा के बीच जो भी बातचीत हुई मूर्तिकला को सीखने के बारे में, उसका प्रारूप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही सब लिखना है, आप किसी और ढंग से भी उन दोनों की बातचीत को संवाद का रूप दे सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये था पाठ 10
बातचीत की कला के अभ्यास सागर पुस्तक के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।